एक गांव में सीमा नाम की एक औरत रहा करती थी। वो बदसूरत और गरीब थी, जिसके कारण वो गांव के बाहर ही रहा करती थी। गांव वाले उसे गांव के अंदर नहीं आने देते थे। एक दिन वो पानी लेने हैंडपंप पर आती है। गांव वाले भी हैंडपंप के पास ही खड़े होते हैं। जैसे ही सीमा हैंडपंप पर पानी भरने लगती है, और सीमा, चल भाग यहाँ से, मना किया है ना पानी भरने से। पता नहीं इस हैंड पंप पर केवल गांव वाले ही पानी भर सकते हैं। दीनू भैया, मुझे बहुत प्यास लगी है। कई दिनों से मैं पानी नहीं पी पाई हूँ, कृपया पानी भरने दो मुझे। लेकिन गांव वाले और दीनू सीमा को वहां से पानी नहीं लेने देते और भगा देते हैं। सीमा रोते हुए घर पहुंचती है। हे भगवान, कैसा शैतानों का गांव है ये। एक औरत मरती है तो मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी भी नहीं पीने देते। हे भगवान, कितना गला सूख रहा है मेरा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। उस रात पानी ना मिलने की वजह से सीमा की मौत हो जाती है। अगले कई दिनों तक सीमा को बाहर ना देखकर गांव में रेनू और पूजा नाम की औरतें बात कर रही होती हैं। अरे बहनों, बहुत दिनों से उस सिमवा नहीं दिखत है, गांव छोड़ के चली गई है का? अब हम का जाने बहन, हमहू के काफी दिनों से दिखत नहीं है। एक तो हम सब की मरद ना जाने उसे काहे इतना चिढ़त है। वो लोग ऐसी बातें कर ही रही होती है कि तभी दीनू और राजा नाम के गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। दीनू भैया, हम कहते हैं कि उस सीमा नहीं दिखत है कई दिन से, जरा देखा तो सही, क्या हुआ उसको? रेनू के इस तरह कहने से दीनू और राजा सीमा के घर पहुंचते हैं। सीमा के घर से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। अरे दीनू भैया, देखो ना कितनी गंदी बदबू आ रही है, मैं तो अंदर नहीं जाने वाला। फिर दीनू अकेला ही घर के अंदर चला जाता है और उसे वहाँ पर सीमा की लाश मिलती है, जो कई दिनों से सड़ रही होती है। अरे राजा, यहाँ आवा हो, देखा सिमवा तो गई, मर गई हो, इसी की लाश की बदबू आवत रही हो। बहुत बदबू है भाई। उसके बाद दीनू और राजा गांव के बाकी लोगों को वहां बुला लेते हैं और सीमा की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। तभी वहां पर एक पागल साधु आता है, शरीर पर मिट्टी लगी होती है। जलाओ, जलाओ जलाओ जलाओ, अपनी मौत को बुलाओ। तुम सब की भी लाश चलेगी ऐसे ही। अरे नाश मिटे, क्या बोलत है? मौत? किसकी किसकी मौत? तुम भी ना राजा भैया, ये पगले की बात मानत हो। डरो नहीं, ये पागल है और ऐसे ही बोलता रहता है। हाँ। चला। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और दीनू कुछ दिन के लिए गांव से बाहर जाता है। उसी रात गांव वालों को हैंडपंप के जोर जोर से चलने की आवाजें आती हैं। हैंडपंप अपने आप ही चलने लगता है। गांव वाले डर के मारे घर से नहीं निकलते। अगली सुबह रेनू और पूजा मिलती हैं। अरे पूजा बहन, रात में आवाज सुनी रही, ये हैंडपंप हुआ अपने आप चलत रहा, हम और हमरा मरद दोनों डर गए रहे। हाँ रेनू बहन, सही कहा, तो हम वो बहुत डर गई रहे, और जो हमरा मरद है वो तो छिपकली देख के भी घबरा जाता है, इसीलिए हम तक घर से बाहर ना निकलने। उसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं। उसी रात हैंडपंप के फिर से चलने की आवाजें आने लगती हैं और जोर जोर से पानी निकलने लगता है, लेकिन गांव वाले डर के मारे बाहर नहीं निकलते। अगले दिन दीनू वापस गांव आता है। अरे क्या हुआ गांव वालों, काहे चुप बैठे हो? हम 2-4 दिन से गांव में नहीं रहे तो नाराज हो गए। इतना नाराज तो हमारी साली भी हमसे नहीं हुआ था। फिर गांव वाले दीनू को रात में हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं। क्या तुम लोग भी? अरे ये सब कौनो मजाक कर रहा होगा। आजकल लोग
नई नई तरीका की शैतानी करत हैं? अब हम आ गए हैं गांव में, देखते हैं कौन सा भूत प्रेत है? फिर रात में वही हैंडपंप चलने की आवाजें आने लगती हैं, लेकिन इस बार दीनू हैंडपंप के पास चला जाता है। वहाँ एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल हैंडपंप चला रही होती है। उसे देखकर दीनू बहुत डर जाता है। कौन 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 हो तुम, और यहाँ काहे से आई हो? बहुत कमजोर है तेरी याददाश्त, बहुत जल्दी भूल गया मुझे। आज मेरी प्यास बुझेगी। दीनू डर के मारे उसके पैर पकड़ लेता है। हमका माफ कर दे सीमा बहन, हमका माफ कर दे, हमसे बहुत गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दे सीमा बहन, हमका माफ कर दे। लेकिन चुड़ैल उसकी एक बात नहीं सुनती और दीनू की गर्दन उखाड़कर उसका खून पीने लग जाती है। मजा आ गया। आज प्यास बुझी है मेरी, पूरे गांव का खून पी जाऊंगी। अगली सुबह रेनू और पूजा पानी भरने के लिए हैंडपंप पर आती हैं। हैंडपंप के चारों तरफ खून फैला होता है। अरे पूजा बहन, ई का है? यहाँ तो चारों तरफ खून फैला है। तभी वहां पर दीनू का दोस्त राजा आता है। हमका लागत है कि दीनू का खून है। अब कल ही इसको समझावत रहे कि ज्यादा होशियार ना बनो, लेकिन हमारी बात नहीं सुने। देखो न भौजी, निपट गया दीनू, निपट गया। सही कहा तो राजा भैया, लेकिन का कर सकत है। तभी उन्हें झाड़ियों में दीनू की सरकटी लाश मिलती है। उधर दीनू के मरने की खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है। गांव वाले फैसला करते हैं कि कोई भी उस हैंडपंप पर नहीं जाएगा। उधर आधी रात होते ही हैंडपंप खुद ब खुद चलने लगता है। आज फिर कोई मुर्गा आ जाए तो मजा आ जाएगा। मेरी तो पार्टी ही हो जाएगी। लेकिन कोई भी गांव वाला बाहर नहीं निकलता। लगता है ये गांव वाले ज्यादा ही होशियार बन रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे, लेकिन मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। उधर गांव वाले दूसरे हैंडपंप से पानी लेने लगते हैं। न जाने कौन सी बला पीछे लग गई, इसके कारण तो जिंदगी नरक हुए जा रही है। सही कहा तो भौजी, देखो ना, इतना दूर से पानी लाए के पड़ रहा है। उसी रात राजा को प्यास लगती है और वो पानी लेने दूसरे वाले हैंडपंप पर जाता है। से पानी भर लाई, नहीं तो क्या पता उस ससुरी चुड़ैल यहाँ भी आ जाए। राजा पानी भर ही रहा होता है कि तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। क्या राजा भैया, क्या सोचे थे कि बच जाओगे? तुम चाहे जितने हैंडपंप गड़वा लो, जब तक मैं अपनी प्यास ना बुझा लूं, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। ऐसा कहकर चुड़ैल राजा की गर्दन उखाड़कर उसका खून पीने लग जाती है। अगली सुबह गांव वालों को राजा की मौत का पता चलता है। गांव वाले डर जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होकर उससे निपटने की योजना बनाते हैं। देखो भाई, हमका तो लागत है ई कौनो चुड़ैल या शैतान का काम है, जो रोज रात को यहाँ आवत है। सही कहा तो सरपंच जी, ये कौनो बाहरी शक्ति है जो कहीं से आ गई है और गांव वालों के पीछे पड़ गई है। तभी वहाँ वही पागल साधु आ जाता है। क्या बोला तुमने? बाहरी शक्ति? मूर्खो, ये तुम्हारे पुराने कर्म हैं जो तुम्हारे आगे आ रहे हैं। एक औरत को प्यासा मारा था ना तुम सबने, अब वो तुम सबको चुन चुन कर मार रही है, और इस बार पानी से नहीं, खून से प्यास बुझाएगी, खून से। क्या 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 कहत हो बाबा?
भला हम काहे को किसी को मारेंगे? बताओ ना, क्या बात है? क्या बात है बाबा, बताओ। फिर साधु सरपंच को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर ये दीनू और राजा ने अच्छा तो नहीं किया सीमा के साथ, लेकिन हमें अब जान तो बचानी ही होगी अपनी और गांव वालों की। उधर रात में फिर से जोर जोर से हैंडपंप चलने लगता है, लेकिन इस बार सरपंच और साधु दोनों हैंडपंप पर जाते हैं। उन्हें कोई नहीं दिखता और हैंडपंप खुद चल रहा होता है। अच्छा, तो आज तुम दोनों आए हो मरने के लिए? आज मजा आ जाएगा, दो शिकार। चुड़ैल उन दोनों के पीछे खड़ी होती है। तभी साधु अपने हाथ से चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डाल देता है। क्या बुड्ढे, तू क्या सोचता है इस पानी से मुझे कुछ होगा? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सीमा, गांव वालों को माफ कर दो। अब से हम किसी को नहीं रोकेंगे पानी पीने से। इस हैंडपंप से कोई भेदभाव नहीं होगा अब से इस गांव में। लेकिन मेरी प्यास का क्या? मैं तड़प रही हूँ। सीमा, इस पवित्र गंगा जल ने तो हर किसी की प्यास बुझाई है, तेरी भी बुझाएगा। पी ले इसे और मुक्त हो जा। सबको माफ कर दे, माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। चुड़ैल गंगा जल पीती है और उसे शांति मिलती है। सबको माफ करके वो मुक्त हो जाती है। एक गांव था, सुंदरपुर। उस गांव में एक बूढ़ी औरत सावित्री अकेली रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था। सावित्री जिस झोपड़ी में रहती थी, उस झोपड़ी के पीछे एक आम का पेड़ भी था, जिस पर बहुत सारे आम लदे हुए थे, पीले पीले रसीले। सावित्री पूरा दिन उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती थी, उन्हें निहारती रहती थी। अगर पल भर भी मैं तुम्हें ना देखूं, तो मुझे चैन नहीं मिलता। जी करता है कि पूरे दिन तुम्हें ऐसे ही निहारती रहूं। ये बीच में कम वक्त रात क्यों आ जाती है? उस वक्त ही मुझे तुमसे अलग होना पड़ता है बस। तभी रामलाल अपनी साइकिल पर कहीं जा रहा होता है। सावित्री को आमों से बात करते देख वो अपनी साइकिल रोककर पूछने लगता है, काकी, ओ काकी, ये क्या पूरे दिन आमों से ही बात करती रहती हो? इन्हें जरा ऊपर पेड़ से नीचे उतारो, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। कभी नहीं। तुम्हें पता नहीं कि ये मेरे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को मार कर कैसे खा सकती हूँ? और हाँ, अगर तुमने इन्हें छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे ये हाथ तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगी, समझे? जाओ यहाँ से, आइंदा मेरे खेतों के आसपास भी दिखाई मत देना। इतना बोलकर रामलाल अपनी साइकिल पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। सावित्री को भी पूरा दिन हो जाता है। आमों से बात करते करते अब रात हो चुकी थी। सावित्री अपनी झोपड़ी की खिड़की खोलकर लेट जाती है। तभी अचानक सावित्री की आंख लग जाती है, उसे नींद आ जाती है। सुबह उठते ही सावित्री अपने आमों के पेड़ों को पानी देने जाती है। तभी उसकी नजर आमों पर जाती है। ये क्या है? ये क्या? ये आम आज कम क्यों दिख रहे हैं? कल तो वो भी आम थे, पर आज वो जगह खाली है। इसका मतलब रात को कोई आया और मेरे आम चोरी करके ले गया। आम कम होने की वजह से सावित्री रोने लगती है। तभी वहाँ कुछ बच्चे खेलते हुए आ जाते हैं। काकी, बहुत भूख लगी है, क्या एक आम दोगी? एक मुझे भी, बस एक बार हाँ बोल दो आम देने के लिए, फिर हम खुद ही पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लेंगे। खबरदार, अगर किसी ने भी इन आमों को हाथ लगाया, आम क्या इस पेड़ के आसपास भी मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे काकी, 2 ही आम तो मांगे हैं, दे दो ना। अगर तुम आम नहीं दोगी तो हम किसी दिन इन आमों को चुरा लेंगे। चुराने की बात सुनते ही सावित्री को बहुत गुस्सा आता है। वो पत्थर उठाती है। दोनों फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। सावित्री बहुत परेशान थी, सोचते हुए आगे चली जा रही थी। तभी वो एक बड़े पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है। सिर पर चोट आने की वजह से सावित्री की वहीं मौत हो जाती है और वो मरते ही एक चुड़ैल बन जाती है। मैं मर गई। मैं कैसे मर सकती हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता।
अब मेरे आम, मेरे बच्चे मेरे बिना कैसे रहेंगे? अगर किसी को पता चला कि मैं मर गई हूँ तो वो मेरे सभी आम तोड़कर ले जाएंगे। पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं मर गई तो क्या हुआ? अब मैं चुड़ैल हूँ। चुड़ैल बनकर भी मैं अपने आमों की रक्षा कर सकती हूँ। अब से मैं हमेशा इसी पेड़ पर रहूंगी। चुड़ैल अपने मरे हुए शरीर को वहीं आम के पेड़ के पास गड्ढा करके गाड़ देती है और खुद आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और हमेशा की तरह अपने आमों से बातें करने लगती है। एक बार गांव का एक आदमी मनोहर सावित्री के खेत में घुस जाता है आम चोरी करने के इरादे से। अब तो काफी रात हो गई है। सावित्री काकी इस वक्त गहरी नींद में होंगी। यही मौका है इन पेड़ों से आम चोरी करने का। कितने मोटे मोटे और रसीले हैं। डबल दाम में बेचूंगा इन्हें तो मैं। इससे पहले कि काकी उठे मैं पेड़ पर चढ़कर कुछ आम तोड़ लेता हूँ। अभी सारे आम नहीं तोड़ूंगा, कल के लिए भी तो कुछ छोड़ दूँ। उधर पेड़ पर बैठी चुड़ैल सब देख रही थी। जैसे ही मनोहर आम के पेड़ पर चढ़ता है, चुड़ैल उसका गला पकड़ लेती है। तेरी इतनी हिम्मत, इतनी रात को तू मेरे आम चोरी करने आया है? हाँ, मुझे तो लगता है पहले वाले आम भी तूने ही चोरी किए होंगे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझे बता रहा है ये किसके आम है? तुझे पता नहीं चोरी करना कितनी बुरी बात होती है। इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। चुड़ैल बिना देरी किए मनोहर के दोनों हाथ तोड़ देती है और उन्हें उसी आम के पेड़ पर सबसे ऊपर लटका देती है। मनोहर बेहोश होकर वहीं पेड़ से नीचे गिर जाता है। जब सुबह होती है तो गांव के कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ती है। ये तो मनोहर है और इसकी ऐसी हालत किसने की? उसके शरीर के किसी ने दोनों हाथ तोड़ दिए। बेचारे का कितना खून बह गया है। चलो इसे डॉक्टर के पास ले चलें। वो तो ठीक है, पर पहले देखो कि उसकी सांसें चल भी रही हैं, तभी डॉक्टर के पास ले जाना ठीक है। और उसके टूटे हुए दोनों हाथ कहाँ हैं? आसपास तो कहीं नहीं दिख रहे। हमें इसकी जानकारी इसके घर वालों को भी देनी चाहिए। कुछ लोग मनोहर को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं और कुछ लगे थे उसके हाथों को ढूंढने। हरकेश सावित्री के घर जाता है पता करने। चुड़ैल पेड़ पर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। जाओ 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 जाओ, पर मैं तुम्हें वहाँ नहीं मिलूंगी क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ। तुम लोगों को इस आदमी के हाथ कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो हाथ मैंने आम की जगह टांग दिए हैं। जिस टहनी से मेरे आम टूटे उसी टहनी पर आम की जगह हाथ होंगे। वहाँ हरकेश सावित्री को उनके घर ढूंढने लगता है पर उसे वो वहाँ नहीं मिलती। घर तो खुला पड़ा है सारा, शायद कहीं गई होंगी। कोई बात नहीं, बाद में पता कर लूंगा। फिर हरकेश वहाँ से चला जाता है। दोपहर का समय था, तभी पड़ोस से सरिता नाम की औरत सावित्री के घर आती है शक्कर मांगने। सावित्री काकी, ओ सावित्री काकी, थोड़ी शक्कर चाहिए थी, मिलेगी क्या? अरे ये सावित्री काकी कहाँ चली गई? घर में तो है नहीं। वापस चला जाए और क्या, जब आएंगी तब ले जाऊंगी। तभी उसकी नजर बाहर आम के पेड़ पर टंगे आमों पर जाती है। अरे वाह, आम, वो भी कितने मोटे मोटे और पीले पीले। मैं सोच रही हूँ काकी तो है नहीं, क्यों न चुपके से इन आमों को चुरा लो। अगर एक दो आम कम भी हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा, काकी थोड़ी ना इन्हें रोज रोज गिनती होंगी। सविता आम के पेड़ के पास जाती है और पत्थर उठाकर आमों पर मारने लगती है। तभी एक आम नीचे गिरने लगता है। सविता की हिम्मत कैसे हुई मेरे आम को चुराने की? अभी बताती हूँ इसे।
ये कौन बोला? ओए तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? ये मेरी काकी के आम है। वो मुझे कभी मना नहीं करती किसी भी चीज के लिए। आम लेकर जा रही हूँ। चुड़ैल फौरन पेड़ से उतरकर सावित्री की चोटी पकड़ लेती है। ये तो चुड़ैल थी। मैं चुड़ैल से बहस कर रही थी। अब नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो और छोड़ दो। ये सभी आम तुम रख लो, पर मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? आम चोरी किए हैं तुमने मेरे। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। चुड़ैल जैसी सविता के हाथ उखाड़ने वाली होती है, तभी पीछे से लोगों की भीड़ आ जाती है। छोड़ दो उसे काकी, एक आम चोरी करने की इतनी बड़ी सजा मत दो उसे। हम सब जानते हैं कि तुम्हारा बेटा मरा था, तो तुमने उसे वहाँ गाड़ दिया और उस जगह एक आम का पौधा लगाया। तुमने उस पौधे की बहुत सेवा की, दिन रात की। काकी, ऐसा नहीं होता। अगर तुम ऐसे ही लोगों के हाथ तोड़कर पेड़ पर टांगती रहोगी तो ये आम का पेड़ नहीं, कटे हाथों का पेड़ कहलाएगा। ऐसा करने से क्या तुम्हारे मरे हुए बेटे को शांति मिलेगी? उन सब की बातें सुन चुड़ैल की आंखें भर आती हैं। वो अपने किए पर बहुत पछता रही थी। जो मैंने किया वो बहुत गलत किया। मैं मर गई, शायद वो ही मेरे किए की सजा थी। आज के बाद इस पेड़ के सभी आम तुम सबके हुए। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी। उसके बाद उस आम के पेड़ पर कभी चुड़ैल नहीं दिखा।